नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका ज्ञान सागर चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको भारतीय इतिहास के एक रोमांचकारी अध्याय 1857 के बारे में बताएंगे। 1857 विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस वीडियो में हम आपको 1857 की महत्वपूर्ण घटनाओं, योद्धाओं की कहानियों और उनके प्रमुख संघर्षों के बारे में बताएंगे। आपको यहां 1857 की घटनाओं का एक रोमांचकारी परिचय मिलेगा, जो आपकी जानकारी को बढ़ाने के साथ साथ आपको इस रोमांचकारी अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ परिचित कराएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्ञानवर्धक और मनोरंजक जानकारी से परिपूर्ण होंगे। कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 1857 के विद्रोह का आरंभ और घटनाक्रम। इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह की योजना बिठूर में नाना साहब और अजीमुल्ला खां ने तैयार की थी। उनकी योजना के अनुसार 31 मई 1857 का क्रांति के लिए निश्चित किया गया था। कमल और रोटी को 1857 के विद्रोह के प्रतीक के रूप में चुना गया था। बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने 2 अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर सशस्त्र विद्रोह किया। इसी के साथ 1857 का विद्रोह आरंभ हो गया। 1857 के विद्रोह का प्रसार। 10 मई 1857 को विद्रोही मेरठ में सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे और 11 मई 1857 को भोर में ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पहुंचने के बाद विद्रोहियों ने तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता तथा भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी, रुहेलखंड, ग्वालियर, जगदीशपुर में फैल गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के प्रतिनिधि बख्त खां ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। कानपुर में इस विद्रोह को नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान किया। इस दौरान तांत्या टोपे ने नाना साहब की मदद की थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया और अपने अवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को जनरल ह्यूरोज ने नेतृत्व प्रदान किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, रुहेलखंड में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह और ग्वालियर में तांत्या टोपे ने नेतृत्व किया। इस प्रकार इस विद्रोह का प्रसार लगभग पूरे उत्तर भारत में हो गया था। पंजाब प्रांत तथा लगभग पूरा दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता रहा था। इस विद्रोह में बंगाल के जमींदारों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। भारत के शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग आदि ने इस विद्रोह में भागीदारी नहीं की थी। 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिपाहियों, भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। विद्रोह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय आबादी के वर्षों के आक्रोश की परिणति थी और इसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया।
युद्ध भारत के अन्य हिस्सों जैसे आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और बिहार तक फैल गया। इसमें विभिन्न भारतीय राजकुमार, शासक, जमींदार और वे लोग शामिल थे जिन्हें ब्रिटिश नीतियों और उनके धर्म, संस्कृति और भूमि में हस्तक्षेप के खिलाफ शिकायत थी। विद्रोह यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली। विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह, ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, भारतीय इतिहासकारों द्वारा 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। विद्रोह के कारण। राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनैतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यपगत का सिद्धांत था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। डलहौजी ने अपने व्यपगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। व्यपगत का सिद्धांत। वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यपगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया था। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के संतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था, अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया था, जिनमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे या अपने लाभप्रद पदों को खो चुके थे। सामाजिक और धार्मिक कारण। कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेजों के रहन-सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योगविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। आर्थिक कारण। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार, गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया।
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। भारतीय हस्तकला उद्योगों को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। सैन्य कारण। 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। लॉर्ड कैनिंग। चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल। वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में निम्नलिखित शामिल है। वह 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। व्यपगत के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन। भारतीय दंड संहिता 1858। तात्कालिक कारण। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था। 8 अप्रैल 1857 ही को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई। विद्रोह के केंद्र। विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले शामिल थे। लखनऊ, यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर, विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने। झांसी, 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठाने से इनकार कर दिया। ग्वालियर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गई। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। बिहार, विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, जो जगदीशपुर, बिहार के एक शाही घराने से थे। दमन और विद्रोह। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया था। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई
1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। विद्रोह की असफलता के कारण सीमित प्रभाव। हालांकि विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर तथा राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए। दक्षिणी प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। प्रभावी नेतृत्व नहीं। विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। सीमित संसाधन। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे। इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी। मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। विद्रोह का परिणाम। कंपनी शासन का अंत। 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना था। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंत का कारण बना। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। धार्मिक सहिष्णुता। अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति-रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। प्रशासनिक परिवर्तन। भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के पद से स्थानांतरित किया गया। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई थी। सैन्य पुनर्गठन। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। निष्कर्ष। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए।